हेलो एवरीवन। और स्वागत है भाई फिर से आप सबों का आप ही के चैनल पर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पिछले 35 ईयर्स का PYQ कर रहे हैं। वो भी किसका? CSC का तो अपना कर ही रहे हैं, CDS, CAPF और सारे स्टेट PCS का। ठीक है, ओके। तो आज है हम लोगों का डे 18। बीच में 2 दिन गैप रहा, किसी कारणवश कहीं जाना था। ओके, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो वीडियो होगा, या आगे 2 दिन, आज और कल, क्योंकि शायद इसमें पूरे जुडिशरी में 94 क्वेश्चन है, तो आज 50 क्वेश्चन होंगे, कल 44 क्वेश्चन। क्या है कि अब जो है थोड़ा पैटर्न में चेंज है कि हम लोगों का जो प्लान है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का PYQ करना है, वो भी 35 सालों का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आज 15, आज तो दिन बीत चुका है, आज हम वीडियो भी लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज दिन बीत चुका है 15, क्या है आज, सितंबर से लेकर के 17 या 18 जनवरी तक अगर हम लोग डेली 50 और 60 के बीच का क्वेश्चंस करेंगे, तभी सारे क्वेश्चन जा कर के यहाँ तक ख़त्म होंगे। खैर, ये चीज़ डिटेल में बात क्या हुआ है, एक नया वीडियो है, इसमें इसका लिंक जो है इसमें दिया रहेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल में जा कर के देखो फ़िलहाल। ठीक है, अभी जो है आगे बढ़ते हैं। खैर, जुडिशरी स्टार्ट है, 2 दिन लगेंगे जुडिशरी के सारे क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हायर कोर्ट्स के होंगे, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं CSA से। क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से पढ़ें। इन इंडिया, क्या करें, इन इंडिया द प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड द रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन। बिल्कुल, ये बात हम लोग जानते हैं कि प्रिजन जो है क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में ये चीज़ है। वो भी स्टेट लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट क्या, 2 एंड द 7th शेड्यूल के अंदर ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, प्रिजन तो ये स्टेट लिस्ट का है, तो बोल रहा है मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। हाँ सही है, उसके कुछ देयर ओन रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन का। तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन इंडिया प्रिजन आर गवर्न बाय द प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली कीप्ट द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये अभी का तो है नहीं, 1894 का है, मतलब कि ब्रिटिश एरा का चीज़ है। तो ये बिल्कुल जो मैनेजमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रिजन का, वो पूरी का पूरी तरीके से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फॉल करता है, उसके डोमेन में आता है। और ये चीज़ पूरी तरीके से जो है गवर्न किया जाता है वो प्रिजन एक्ट 1894, जो कि यहाँ पर ही सही लिखा हुआ है। ओके, तो ये एक्ट जो है पूरी तरीके से हमें बताता है पावर के बारे में, रूल्स के बारे में और रेगुलेशन के बारे में, प्रिजन मैनेजमेंट से लेकर के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये पूरी तरीके से करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। ओके, तो क्या है स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड द 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। बिल्कुल, पहले का आंसर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रीट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम लोग रीट का सारे 5 जो रीट था, ठीक है, उन सारे को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाले किसी एक वीडियो में है। कौन सा एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि कौन सा वीडियो है, क्योंकि डेली आ रहा है तो कब कब हो रहा है पता नहीं है, लेकिन रिवाइज़ किए ही हम लोग थे, है कि नहीं। क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, मैनेडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटीज़। बिल्कुल भाई, पब्लिक ड्यूटी से जब कोई रिलेटेड ही नहीं है, तब तक मैनेडमस उसके अगेंस्ट में नहीं ये जारी किया जा सकता, क्योंकि भाई उसको क्या बोलता है कि मैनेडमस का मतलब क्या था कि भाई उसके बारे में पूछो, उसका ऑफिशियल कैपेसिटी है कि नहीं है ड्यूटी करने का। ठीक है, वो जो कर रहा है उसमें, तो ये चीज़ है। तो भाई जब प्राइवेट है तो उसको तो ये नहीं कर सकते हैं जब तक वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं कर रहा है तब तक। तो ये बात तो सही है, पहला सही है। दूसरा, मैनेडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। कॉन्ट्राडिक्टरी,
है कि नहीं। भाई कह रहा है मैंडेटस नहीं हम लगा सकते हैं भाई किसके अगेंस्ट में, कोई भी कंपनी के, इवन दो इट में भी अ गवर्नमेंट कंपनी। बकवास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा यहाँ गलत है, दूसरा यहाँ गलत है, दूसरा यहाँ गलत है, सर ऑटोमेटिकली गलत है। ऑप्शन सी सही मारो, ठीक है। लेकिन यूपीएससी जो इसका आंसर प्रोवाइड किया है वो डी किया है, ठीक है। किस हिसाब से किया है आई डोंट नो, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। अब अपने आपके ऊपर हम छोड़ते भाई कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, क्योंकि मेरे मुताबिक, मेरे समझ के मुताबिक, मैंने जहाँ से पढ़ा है जिससे, ये गलत है और ये गलत है, तो मीन्स 2 गलत है। तो मेरे पास ऑप्शन निकल कर क्या आ रहा है, सी। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रीट ऑफ क्यू वारंटो। बिल्कुल कोई भी जा सकता है भाई। अब जिसका वायलेट हुआ है वो ज़रूरी तो नहीं है कि भाई वो ही जाए, शायद वो किसी मुसीबत में हो, शायद वो किसी कारणवश नहीं जा पा रहा हो, ठीक है। तो वो दूसरा कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो ये बात सही है, ओके। यार थोड़ा सा आँख में क्या पड़ गया, सॉरी। हाँ, तीसरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. अब इस क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे। मेरा इसका सर पैर कुछ नहीं पता है, एच.एन. सन्याल कमेटी किस लिए बना था, क्यों बना था, आई डोंट नो। यहाँ देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowered द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। क्या ये बात सही है? ये बात तो हम लोग कर पढ़े हैं, थोड़ी सा भी जानकारी है, तो भाई सही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 215 इसमें बात किया है कि सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव बीन एम्पावर्ड विद पावर टू पेनलाइज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है कि नहीं। तो दूसरा तो सही है, ठीक है, दूसरा सही है। अब दूसरा सही है तो दूसरा तो मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है, मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है दूसरा, और कहीं दिख रहा है क्या? दूसरा सही है मतलब कि दूसरा को तो होना मांगता है ना सर, दूसरा को होना मांगता है। अब दूसरा को तो यहाँ सी और डी में दिख नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर डिफाइन कर रहा है मतलब कि ब्लैक एंड वाइट एज इट इज़ लिखा होना चाहिए। तो ब्लैक एंड वाइट कहीं हम लोग पढ़ें क्या? क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये चीज़ तो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। तो भाई 3 नहीं है, 3 को हटा दो, वैसे भी यहाँ से हटा चुके हैं, 3 गया, ठीक है। अब पढ़ लो 4। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या पार्लियामेंट बना सकता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉ पर कोर्ट? हैं, पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो बिल्कुल पार्लियामेंट बना सकता है। अगर हम देखें तो आर्टिकल 142 और स्पेसिफिक बात करें तो 2 सब क्लॉज 2 उसमें ये बात कही गई है, ठीक है। तो 1, अब देखो 4 भी सही है, 2 भी सही है, 4 और 2 मेरे को सिर्फ और सिर्फ बी में दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 1 सही हो गया, ऑटोमेटिकली सही हो गया। तो भाई इसका भी जो है ना H.N. सन्याल कमेटी, ये जो है वो रिकमेंडेशन था, किनका? H.N. सन्याल जी का ही रिकमेंडेशन था। एक कमेटी बनाई गई थी 1961 में, ठीक है, और उस कमेटी को जो चेयर कर रहे थे वो H.N. सन्याल जी थे, ठीक है, जो क्या थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, ठीक है। और इस कमेटी का बनाने का पर्पस क्या था कि लॉ और लॉ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उनका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करना था, और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो कुछ भी आ रहा था, उन सारे चीज़ को ला करके बताना था और उसको रिकमेंड करना था। तो H.N. सन्याल जी के कमेटी में बनने के बाद चेयरमैनशिप में उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, तब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 पास्ड हुआ, समझे। तो ये बात भी सही हो गया। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास सही, मतलब बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
रेफरेंस टू इंडिया, ध्यान में रखो इंडिया को। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, ठीक है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स और लीगल फर्म्स एडवोकेट के तौर पे उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन एज वेल। क्या भाई, उससे क्या दिक्कत है? हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्यों बोल दिया कि कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटर्नी एक्सक्लूडेड हैं? तो ये बात यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। ये जो बट बोल के ये जो बोल दिया ना कि नहीं है, ये सब एक्सक्लूड किया गया, ये बात गलत कर दिया। तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कोई क्या स्टेटमेंट है? बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लॉ एंड द कॉलेज। बिल्कुल, बार काउंसिल है क्या, पहले ये जान लो। बार काउंसिल क्या है? एक स्टैचूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैचूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश कब किया गया? इसको 1961 में एक एक्ट आया, एडवोकेट एक्ट, एडवोकेट एक्ट 1961 में। इसके सेक्शन 4 में इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है, कि रेगुलेट करना लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन को इंडिया में, इसका काम है बार काउंसिल का। तो ये बात सही है, मतलब बी सही है, ठीक है। बार काउंसिल चाहे तो कोई भी यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज में जा सकती है और वहाँ पर ही क्या कर सकती है, उसका जांच कर सकती है, देख सकती है, ठीक है, और प्रमोट करवा सकती है लीगल एजुकेशन को, और एक स्टैंडर्ड भी बता सकती है कि आपको इस तरीके का, इस लेवल का लीगल एजुकेशन देना है, प्रोवाइड कराना है सबको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 विथ रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी मीन्स, जुडिशियल कस्टडी मतलब कि कोर्ट उसको कस्टडी में रखने का ये बताया होगा। एन एक्यूज्ड इज एन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन। ये सर यहाँ का लॉक्ड अप इन द जेल होना चाहिए, ठीक है। अगर पुलिस जुडिशियल कस्टडी है मतलब कि कोर्ट से उसको वहाँ से भेजा गया है, तो भाई कोर्ट से भेजा गया है तो फिर जेल में जाएगा ना। ये क्यों बोल रहा है लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन अ जेल? पुलिस स्टेशन को हटा दो और जेल में कर दो तो सही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है जुडिशियल कस्टडी में कहाँ जा रहा है, जेल नहीं जा रहा है, पुलिस स्टेशन जा रहा है। तो ये बात तो गलत है, 1 गलत है सर, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल, जुडिशियल कस्टडी में है तो बिना कोर्ट की इजाज़त से वो इंट्रोगेट नहीं कर सकता है। ये बात पूरी तरीके से सही है, ठीक है। अलाउड ही नहीं है उसे इंट्रोगेट करने का। इंट्रोगेट करना है तो उसको कोर्ट से जाकर के पहले परमिशन लेना पड़ेगा तभी, ठीक है। तो ये बात सही है दूसरा, तो मतलब बी जो आंसर है वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से विथ रेफरेंस टू इंडिया। व्हेन अ प्रिजनर मेक आउट ऑफ अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हीज और हर राइट। तो पहले पैरोल होता क्या है भाई? पैरोल जो होता है वो, अगर तुम क्या हो, जेल में हो, जेल में हो तो तुमको चाहिए छुट्टी। छुट्टी मतलब कि तुम्हारे घर में किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी हो गया है, किसी का डेथ हो गया है, किसी मेंबर के, तुम्हारे घर के कोई मेंबर का, तो तुम चाहो तो जा सकते हो। और ये पैरोल जो है वो डिप्टी होम सेक्रेटरी के जरिए ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं पैरोल। तो यहाँ क्या बोल रहा है, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, ठीक है, मतलब एक समय तक बिता चुके हो तुम, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड, तो उसे हम पैरोल डिनाई नहीं कर सकते पैरोल, क्योंकि उसका बात आ जाता है उसके राइट का। तो ये बात गलत है, राइट का नहीं बात है भाई। हाँ, आपको चाहिए, आपके घर में किसी तरीके से हादसा हो चुका है, कोई चला गया है, तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन रूल्स प्रिजनर एंड द पैरोल रूल। भाई प्रिजन रूल अब भी ना पहला यहाँ बताएं कि भाई स्टेट का खुद का है, तो दूसरा क्या है, सही है, तो बी सही आंसर है, ठीक है। इंडियन जुडिशरी को ध्यान में रखो, उसके बाद आंसर करो। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट
act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India। बिल्कुल, कोई रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और उसे कभी भी बुलाया जा सकता है, जब ज़रूरत पड़े तो उसको बुलाया जा सकता है, लेकिन बेसिक क्या है, टेम्प्रोरी पीरियड के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। रिटायर है ना भाई, तो टेम्प्रोरी पीरियड के लिए वर्कलोड हो गया है तो उसको ठीक है बुला लेते हैं, लेकिन किसके परमिशन से? प्रेसिडेंट के परमिशन से। अगर वो ग्रांट करते हैं तभी, और नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये बात तो सही है, वन सही है। अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। ये बोल रहा है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट करता है उसी तरीके से इसको अपने जजमेंट को रिव्यू करने का ये है। ठीक है, क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये बात तो नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज करने का बेसिस है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसको ग्रांट कर रहा है, लेकिन जो हाई कोर्ट का जो रिव्यू करने का है वो नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके से नहीं बताया जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे बताया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है लेकिन हाई कोर्ट का नहीं दिया हुआ है, तो ये बात तो गलत हो गया, सिर्फ दो गलत हो गया, तो बच क्या गया? ओनली वन, ए। ठीक है, 8। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। द मोशन टू इम्पीच अ जज of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act। क्यों नहीं कर सकता है भाई? जज स्पीकर रिजेक्ट कर सकता है, कैन बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। ठीक है, और ये चीज़ पूरी तरीके से जजेस इंक्वायरी एक्ट में भी बताया गया कि रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कैन नॉट बोल दिया, वन को हटा दो सर, अभी एलिमिनेट करते हैं इसको, वन को हटा दिए क्यों, वन गलत है, वन को हटा दिए। अब मेरे पास बी और सी बचा है, मेरे पास बी और सी बचा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, अब ध्यान से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन कर रहा है, एंड गिव्स द डिटेल व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। सर इसी का तो माजरा चलता है कि भाई ये बताया ही नहीं है कि किसको हम बोलेंगे कि इनकैपेसिटी है या मिसबिहेवियर किया है ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नहीं, ये चीज़ नहीं बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, डिफाइन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो दूसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो तीसरा हटा ही दो, और दूसरा अच्छा ऑटोमेटिकली ख़त्म ही है। अब मेरे पास तीसरा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट। बिल्कुल इन्हीं में दिया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में जो है इसी में प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे आप जो है रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इम्पीचमेंट के जरिए, तो जिसमें क्या है कि आपको क्या है कि मोशन लाना पड़ेगा। ठीक है, रिमूवल मोशन अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो आपको 100 मेंबर से साइन चाहिए, और अगर राज्यसभा से ला रहे हैं तो आपको 50 मेंबर का साइन चाहिए। ठीक है, तब तो ये बात दिया हुआ है, तो तीसरा सही है। चौथा सही है क्या? चौथा पढ़ करके देखो। इफ़ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर अ वोटिंग, द लॉ रिक्वायर ऑफ मोशन टू बी बैक्ड बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल, एंड द सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जिसे ही हम स्पेशल मेजोरिटी कह रहे हैं, है कि नहीं? स्पेशल मेजोरिटी हाउस एंड नॉट लेस देन द 2/3, इसी को तो कह रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी, हाउस एंड प्रेसिडेंट वोटिंग। बिल्कुल, मोशन पास होना चाहिए, दोनों ही हाउस से चाहिए। ठीक है, और अलग अलग पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से पास हो जाए तो फिर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, और उन वो जब पास कर देते हैं फिर जज रिमूव हो जाएगा। तो मतलब 3 और 4 सही है, 3 और 4 यहीं सही है, और कहीं दिख ही नहीं रहा है कोई ऑप्शन में, बी में सिर्फ 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाई, भाई ये चीज़ कितना बार PYQ में पीछे बार हो चुका है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, डायरेक्ट भी आंसर मारो आंख बंद करके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 50 में जो ये बात करता है सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव के बीच में। ठीक है, 10 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन,
फिर से, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन मतलब कि ब्लैक एंड वाइट में लिखा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरल। भाई हम लोग तो पीछे देखे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर तो केशवानंद भारती केस में निकल कर के आया, तो ये बोल रहा है कि डिफाइन करता है। नहीं, आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। केशवानंद जानते एक बेसिक स्ट्रक्चर ही केशवानंद भारती के भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये जुडिशियल इन्वेंशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो ये बात तो गलत है सर। ठीक है। और दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द जुडिशियल रिव्यू। अब फिर से बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस तरीके से पूरी तरीके से लिखा होना चाहिए एज इट इज़, है क्या? नहीं है। टू सेफ गार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड द प्रिजर्व द आइडियल। सर नहीं लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये भी गलत। तो कौन सा आंसर हुआ? सही है, जुडिशियल रिव्यू कहीं मेंशन ही नहीं है एक्सप्लिसिटली, कहें कि अगर लिखा हुआ कि है, ठीक है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 13 में जो है ये बात कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिव्यू कर सकता है किसी भी लॉ को इंडिया में, और किसी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को वायलेट कर रहा है तो उसे स्ट्राइक डाउन कर रहा है। और स्पेशली अगर बात करें पार्ट 3 का, जो पार्ट 3 में हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगर उसको वायलेट कर रहा है तो भाई इमीडिएट बेसिस पे उसको क्या करना चाहिए, स्ट्राइक डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात बोला है आर्टिकल 13 में, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। ओके। 11 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी सर्विस मतलब कि यहाँ पर नालसा सालसा, ठीक है। तो यहाँ नालसा काम लेकर के चलते, ठीक है। एंड द फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। एलिमिनेशन से खेलो इसको। नेशनल क्या बोला, लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस, किसको किसको फ्री लीगल सर्विस देगा, ठीक है। ऑल सीनियर सिटीजन, ऑल मतलब कि अमीर जो होंगे अंबानी के घर के सीनियर सिटीजन, उनको भी देगा का? क्यों देगा भाई उसको? 4 तो नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे पास 2 बचा, अब 2 यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब 2 तो 100% सही है। इस तरीके से कह सकते हैं ना कि 2 100% सही है, तो ठीक है, 2 मार दो 100%। कि ट्रांसजेंडर विद द एनुअल इनकम लेस दैन द 2 लाख, ठीक है। इसको कि जिसका 2 लाख से कम होगा और वो ट्रांसजेंडर होगा तो उसको लीगल सर्विस देगा, फ्री लीगल सर्विस मिलेगा। दूसरा सही। मेंबर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी विद द एनुअल इनकम ऑफ लेस दैन 3 लाख। मेंबर ऑफ ओबीसी नहीं, SC ST का बात है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। ओबीसी का बात बोल दिया यहाँ, अदर बैकवर्ड क्लास ये नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मतलब कि तीसरा को हटा दो, बचा क्या, ANT। और अगर जनरल देखो तो भाई 1 लाख जनरल के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख है, और ट्रांसजेंडर के लिए भी 2 लाख है, ठीक है। बाकी ओबीसी के लिए नहीं है सर, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शंस टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू द कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। कैसे नहीं कर सकता है भाई? कर सकता है, वायलेट करेगा तब। पावर है जुडिशियल रिव्यू का हाई कोर्ट के पास भी, तो हाई कोर्ट भी स्ट्राइक डाउन कर सकता है, स्टेट लॉ खुद का भी कर सकता है, सेंट्रल लॉ का भी कर सकता है कि नहीं? और ये प्रोविज़न कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 13 में, और 226 इस एक्सक्लूसिवली उसके बारे में बात करता है। जुडिशियल रिव्यू, कन्फर्म द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन हाई कोर्ट्स। तो यहाँ बोल रहा है एनी सेंट्रल लॉ, कोई सेंट्रल भाई अपना भी स्टेट लॉ भी और सेंट्रल लॉ दोनों को भी रिव्यू कर सकता है, ठीक है। और रिव्यू करने के बाद उसको अगर नहीं जच रहा है, कुछ वायलेट कर रहा है, तो उसको इनवैलिड भी कर सकता है, पूरा है इसका। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, नो हाई कोर्ट, गलत कर दिया ना, ये गया। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू द क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अरे भाई, अमेंडमेंट को ही नहीं कर सकते हैं। तुमने अमेंडमेंट किया और मेरा फंडामेंटल राइट ही वायलेट कर दिया, तब कैसे नहीं कर सकते? यहाँ क्या बोल रहा है, अमेंडमेंट को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, तो गलत बात बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस 1973 में क्या कहता है
कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है। कब? कि ये ग्राउंड हो कि जब वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, है ना, और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो और साथ में अगर बेसिक स्ट्रक्चर भी हो तो भी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ वॉइड, है कि नहीं? तो ये तो गलत बात कर रहा है, तो ये भी गलत। तो मतलब कि क्या बचा? ना ही 1 सही बोल रहा है, ना ही 2 सही बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। The 44th Amendment to the Constitution of India introduced article placing the election of the Prime Minister beyond the judicial review. 44th में कहाँ हुआ था? ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, शायद 42nd में हुआ था, 44th में नहीं। 44 तो कुछ ऐसे चीज़ों का जो है, 42nd में जो कुछ ऐसे चीज़ किए गए थे, जो अमेंडमेंट, कुछ ऐसे अमेंडमेंट जो सही नहीं बैठ रहे थे, उसको नलीफाई करने के लिए आया था 44। तो ये बात तो गलत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 19, अभी वो गलत कर रहा है तो भाई ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बिल्कुल, 99th अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब जिसे हम एनजैक कह रहे हैं, और इसको ये कह के हटा दिया गया कि भाई ये क्या कर रहा है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है, उसको बांध रहा है, उसका इंडिपेंडेंसी ख़त्म कर रहा है, इसलिए उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, ही इज़ द राइट आंसर। देखो भाई, हम ये नहीं बोलते रहते हैं कि यूपीएससी सीएससी 2019 में पूछा है क्वेश्चन, क्योंकि ये सब बोलने से ऑटोमेटिकली क्या होता है, वीडियो का लेंथ लंबा होगा। तो जब क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन में तो प्लीज़ देख लिया कीजिए कि ये क्वेश्चन कब का है, कहाँ का है, ठीक है। हम बोलते नहीं रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि हर क्वेश्चन में बोलो 30 सेकेंड भी अगर जाएगा तो भाई वो ऑटोमेटिकली वीडियो का लेंथ होगा ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा नहीं। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बिल्कुल सही बैठा है, लॉ सही है कि नहीं है, रीजनेबल है नहीं है, यही तो डिफाइन करना है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, यही तो, ठीक है। इसको होल्ड डाउन पर करो, बाकी से देख लो, अगर इससे भी ब्रॉडर कोई हो तो उसको सेलेक्ट करना, नहीं तो ये तो ब्रॉडर बात कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। नहीं, जुडिशियल रिव्यू का इसका मतलब नहीं होता। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे आर अजेंडेड टू द प्रेसिडेंट। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन अ सिमिलर और डिफरेंट केस, भाई उसको नहीं कह सकते, ठीक है। ओन जजमेंट वो तो ठीक है, देख लेगा कि भाई अपना इम्प्रूवमेंट के लिए, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की, भाई ठीक है कि कुछ गलती होगा या कुछ जजमेंट कुछ और मांग रहा होगा अभी प्रेजेंट में, तो उसके बेसिस पे ठीक है, अभी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब ही क्या हुआ, उसका कुछ बता कि भाई सबसे पहले कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में सबसे पहले फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को प्रोटेक्ट करे, और जो है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटिशन पर क्वेश्चन मार्क उठाए कि आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर आ जाएगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए बात आ जाएगा, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जो सवाल उठाने वाला बात है। तो वो ए सही मारो ना यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। 15 ग्राम न्यायालय एक्ट को ध्यान में रखो और बताओ कि कौन सा सही है। एज पर द एक्ट, ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केस नॉट क्रिमिनल केस। क्या भाई, क्या बात है, ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया कि ताकि स्पीडी और इजी जस्टिस मिल सके लोगों को, कहाँ पर ही, रूरल एरिया में, ठीक है। तो फिर अगर हम सिर्फ इसको हटा दें क्रिमिनल केसेस को, तो फिर तो सारा केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर क्या फ़ायदा हुआ क्रिमिनल न्यायालय बनाने का, ग्राम न्यायालय बनाने का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये नॉट जो क्रिमिनल केसेस है और ओनली सिविल केस लगा करके आपने सर गलती कर दिया, तो ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। द एक्ट अलाउ लोकल सोशल एक्टिविटीज़ मीडिएटर रिकन्सिलेटर। बिल्कुल ये बात सही है, इस एक्ट में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि भाई जो मीडिएशन होगा वो सोशल वर्कर के जरिए होगा,
और ग्राम न्यायालय जो है वो रूल और एविडेंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत 1872 जो कोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे बाइंड नहीं होगा, मतलब कोर्ट के रूल से बाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये जो ग्राम न्यायालय चलेगा वो ग्राम न्यायालय का जो प्रिंसिपल है वो है नेचुरल जस्टिस। कोई रूल, कोई लॉ, कोई कानून नहीं, नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, ओके। तो दूसरा तो सही है, तो कहाँ सही? बी। ठीक है, ओके। 16 हु या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बच्चा भी बता देगा भाई, सुप्रीम कोर्ट। अभी तो बोला कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने का काम है इसका, तो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट ही होगा ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, ये सब बेकार की बात है। ठीक है। 17 व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या प्रोविज़न है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑटोनॉमी बचा रहे? ठीक है। While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India। बिल्कुल, मेरे घर में मेहमान बुला रहे हो, मेरे घर में ही कुछ नए इंसान को बुला रहे हो, मेरे से ही नहीं पूछोगे, तो मेरे से पूछ लिए तो मतलब मेरा मान और सम्मान रह गया कि ठीक है भाई कंसल्ट कर लिए, अब ठीक है कर लो। तो ठीक है, प्रेसिडेंट आप अपॉइंट कर रहे हैं तो उससे पहले मेरे से ये खबर ले रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे से। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। सर प्रेसिडेंट, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट किसी को और ये करे तो ठीक है। और वो भी प्रेसिडेंट के भी रिमूवल तभी होगा जब पार्लियामेंट जो है वो उनको ये करे, इंस्ट्रक्ट करे, बताए। ठीक है, तब। और वो भी पार्लियामेंट से अगर वो बात आ रहा है तो दोनों ही हाउस से, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों ही हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। दूसरा को हटा दो, यहाँ दूसरा है, एक चीज़ हटा। ठीक है, और कहीं नहीं हटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन। द सैलरी एंड द जजेस आर चार्ज ऑन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। बिल्कुल, लेजिस्लेचर इस पर वोट नहीं कर सकता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है और ये नॉन वोटेबल होता है, बाई पार्लियामेंट से डिस्कस किया जा सकता है, वोटेबल नहीं होता। ये बात सही है। 1 और 3 सही है, कहीं 1 और 3 दिख रहा है, ए में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा 1 और 3। उसके बाद चौथा पढ़ ही लो फिर भी। ऑल अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द कंसल्टिंग चीफ जस्टिस। नहीं सर, ये जो है स्टाफ्स को करना है, ऑफिसर को करना है तो वो खुद कर लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ही कर लेगा। ठीक है, ताकि ये भी इंश्योर रहे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बना रहे। ठीक है, तो ये गलत है 4। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन तक हम लोग पहुँच गए थे। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन अब किसको कहते हैं? पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वो राइट सुप्रीम कोर्ट के पास है और फर्स्ट गो में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कहीं नहीं कि हम केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं, पहली बार में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, वो ओरिजिनल। ठीक है, तो क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट। बिल्कुल, तो उसमें है फर्स्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ये बात है लिखा हुआ। ठीक है, दूसरा अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन टू द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ द लेजिस्लेचर। नहीं सर, उसमें 3 ही बात किया गया है। अगर ये बात करें तो उसमें 3 ही बात किया कि भाई सबसे पहले तो एक सेंटर या एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट हो, दूसरा सेंटर और एनी स्टेट दूसरे साइड होना चाहिए, एक से अधिक स्टेट या फिर अकेला स्टेट। ठीक है, ओके, या फिर कह लो कि एक स्टेट और एक स्टेट के बीच, या फिर कह लो 2 और मोर स्टेट के बीच, है कि नहीं? ये है। ठीक, तो ये बात तो गलत है, सेकेंड वाला। दूसरा को हटा दो, दूसरा को हटा दो, हट गया। अब बचा सी। पहला सही है, पहला सही हमको यहीं दिख रहा है
मार दो, आगे पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, भाई यूनियन टेरिटरी भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब दिल्ली से ही डायरेक्ट ये किया जा रहा होता है, इंस्ट्रक्ट, है कि नहीं? तो ये बात भी गलत है। 4 अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, बिल्कुल 1 and 4। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव द जुरिडिक्शंस ओवर द मोर दैन 1 स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड। तो फिलहाल अभी तक कह रहे हैं कि 21 हाई कोर्ट है कंट्री में, जिसमें से 3 ऐसे कोर्ट हैं जिसका जुरिडिक्शंस 1 से अधिक स्टेट्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास है बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, इसका है महाराष्ट्र, गोवा एंड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव पर जुडिक्शन ओवर इनके ऊपर। दूसरा गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसका जुरिडिक्शन किस पर है? आसाम पर, नागालैंड पर, मिजोरम पर और अरुणाचल प्रदेश पर, ठीक है। और तीसरा जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, इसका जो जुरिडिक्शन है वो पंजाब पर है, हरियाणा पर है और चंडीगढ़ पर है, ठीक है। तो ये 3 है, तो मतलब 3 मतलब कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को किस मैटर पे? ऑन इट्स ओन यूनिटी इनिशिएटिव, ऑन एनी मैटर ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं। इफ़ सिक्स सच एन एडवाइस, हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट अगर मांगे, प्रेसिडेंट बोले कि भाई मेरे को इस मैटर में बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दे सकता है। तो दूसरा बात सही है, ठीक है। अरे यार देखो ना, इसका आर्टिकल 143 उसमें बोलता है, 2 तरीके से कैटेगराइज किया है कि अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, लॉ पर, ठीक है, तो उस पे बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है कि कोई भी डिस्प्यूट प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले का कोई ट्रीटी हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, इस सब पर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उस पर एडवाइस दे सकता है। ध्यान ये भी रहे कि ये एडवाइस सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होगा, कोई बाइंडिंग नहीं होगा कि प्रेसिडेंट इसको माने ही माने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट से पूछेगा, एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन तब तक जब तक प्रेसिडेंट पूछे ना तब तक नहीं देगा, ठीक है। तो अपने से देगा क्या? नहीं देगा, प्रेसिडेंट पूछेगा तब। ओनली इफ द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन से देता ही है, लेकिन वो जब पूछेगा तब तो, ठीक है। तो ये तीसरा भी सही नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ये 1 तो नहीं सही है, 1 यहाँ भी नहीं है, ठीक है, और तीसरा तो नहीं है, तो मतलब बी, ठीक है। 21, विथ रेफरेंस टू द लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लोक अदालत को ध्यान में रखना, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। लोक अदालत हैज द जुरिडिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट द प्री लिटिगेशन स्टेज। प्री लिटिगेशन स्टेज कहने का मतलब है कि तुमने अभी तक कोई भी के जो कोर्ट है उसमें तुमने फाइल नहीं किया है, ठीक है, अपने केस को फाइल नहीं किया है तब। एंड नॉट दोज द मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, और कोई ऐसा मैटर जो नहीं है, जो पेंडिंग नहीं है, जो पेंडिंग है, एंड नॉट दोज द मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, ऐसा बोल रहा है। तो भाई क्या बात कर रहे हो इस तरीके से, ऐसा तो है नहीं। दोनों ही लेवल पे पेंडिंग केसेस को भी देख सकता है, प्री लिटिगेशन केस को भी देख सकता है। इसका एम तो सिर्फ यही है कि भाई डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये बात गलत है कि नॉट बोल दिया यहाँ, नॉट द मैटर रिलेटेड पेंडिंग केसेस को भी देखता है। लोक अदालत कैन डील विद द मैटर विच आर द सिविल नॉट क्रिमिनल, अभी पीछे भी देखे थे ग्राम न्यायालय एक्ट में, वहाँ भी बोला नॉट क्रिमिनल, तो ये बात गलत है, ठीक है, दोनों ही देखता है। उसके बाद एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन, ओनली, ऑल, ये सब ऑटोमेटिकली ही गलत होते हैं। तो ओनली एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली, नॉट द
नॉट एनी अदर पर्सन। ये बात बकवास है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स तो होते ही होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अलग पर्सन भी होते हैं, जैसे कि कोई, सबसे पहले तो एक तो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो गया, लॉयर हो गया, सोशल वर्कर, और एनी अदर जो लीगल एक्सपर्टीज़ रखता हो, कुछ एक्सपीरियंस हो इस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म से रिलेटेड, तो वो भी हो सकता है। तो ये ओनली है बेकार कर दिया, नॉट बेकार कर दिया, ये भी नॉट बेकार कर दिया, मतलब नन ऑफ द स्टेटमेंट एव। अब ये तीनों का जो नोट नोट है वो सही कर दो, तो ये काम लोक अदालत का है, लोक अदालत का काम भी सीख गए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। कब? इस्टेब्लिश 3-tier फेडरल सेटअप इन द प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग 2-tier, ये छोटी सी बात है, नहीं। रिमूव राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम द पार्ट थर्ड एंड प्लेस इट एल्सवेयर इन द, भाई राइट टू इक्वालिटी मतलब कि आर्टिकल 14 है, और ये कहाँ है हमारा फंडामेंटल राइट में, मतलब तुम फंडामेंटल राइट को छेड़ रहे हो, और फंडामेंटल राइट को छेड़ रहे हो मतलब वहाँ से उठा करके तुम कहीं और कर रहे हो। और राइट टू इक्वालिटी कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि केशवानंद भारती में फंडामेंटल राइट को बताया गया है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को तुम अमेंड नहीं कर सकते हो, और तुम छू कैसे लिए? फिर छू लिए तो भाई हम तो बोलेंगे कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये तो गलत कर रहे हो तुम। तो ये बोलता है इस बेसिस पे ही हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं, आगे बढ़ो। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, आगे पढ़ो। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर इज कंसिडर एज द वन ऑफ द प्रोगिनेटर्स, मतलब शुरुआती करता, ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इन द इंडियन जुडिशल। बिल्कुल, ये थोड़ा सा नया फैक्ट है, लेकिन क्योंकि बड़ा चीज़ है, PIL हम लोग पढ़ते ही हैं, तो ठीक है, इतना हमको पता होता है कि VR कृष्णा अय्यर जो है वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, जबकि क्या थे, एक जज थे और मिनिस्टर थे, जिन्होंने पूरी की इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश की और करा भी, ठीक है। ये पुअर और अनप्रिविलेज्ड के लिए हमेशा खड़े रहे, उनके लिए फ़ाइट करा, ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए फ़ाइट करा, ठीक है, इसके लिए। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जो है, और साथ में हम कहें तो जस्टिस PN भगवती भी, इन दोनों को ही पाइनियर या प्रोगिनेटर्स कह सकते हैं PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो ये बात तो सही है, पहला गलत है। B 24, consider the following statement. The mode of the removal of the judge of the High Court in India is same as that of the removal of the Supreme Court. बिल्कुल, ये बात अभी हम लोग पीछे ही पढ़े थे, है कि नहीं। After the retirement from the office, a permanent judge of a high court cannot plead or act in a court before any authority of, अभी ना बोले थे यार कि हम लोग ला सकते हैं टेम्प्रोरी बेसिस पे, तो ये बात तो गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत हो गया, क्योंकि और रिमूवल का मोड भी हम लोग बताएं, लोकसभा से अगर कर रहे हो तो भाई 100 मेंबर का चाहिए साइन, राज्यसभा से चाहिए तो 50 मेंबर चाहिए, फिर उसको बोलो प्रेसिडेंट के पास भेजो, है ना, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। ग्राउंड क्या हो सकता है, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्या ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है? नहीं, ये भी एक क्वेश्चन था, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन ए सही होता है, मतलब कि 1, ठीक है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, आगे बढ़े ना ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द Parliament cannot enlarge the jurisdictions of the Supreme Court of India as its jurisdiction limited to the confirmed by the Constitution। नहीं सर, आर्टिकल 138 में, आर्टिकल 138 138 में पूरी तरीके से ये बात बताया गया है कि पार्लियामेंट कैन इनलार्ज, ठीक है, एनी मैटर इन द यूनियन लिस्ट, अगर यूनियन लिस्ट की बात है तो कोई भी चीज़ में, ठीक है। तो पहला तो गलत कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ कैन नॉट बोल दिया तो ये गलत कर दिया, ये भी गया, ये भी गया। दूसरा, द ऑफिसर एंड द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या बोला है यहाँ, हाई कोर्ट बोला है,
सुप्रीम कोर्ट बोला है, और बोला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सर सुप्रीम कोर्ट का तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, लेकिन हाई कोर्ट का जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है। हाँ, जब हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, लेकिन जब सर्विंग में है तो हाई कोर्ट के स्टेट फंड से होगा ना। तो ये बात, दूसरा बात आप गलत कर दिए, आधा बात सही किए आधा गलत कर दिए सर। तो ये दोनों ही गलत हो गया, ना ही वन सही है ना ही दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in the union list legislative power rest with the parliament। अभी तो बताया 138 के अकॉर्डिंग ये कर सकता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 27 द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर ये जो था वो PIL जो था वो USA का दिया हुआ है, मतलब USA में डेवलप हुआ था, ओरिजिनेट अगर कहें तो USA 1960 का दौर चल रहा है उसी वक्त। ठीक है, 28, ठीक है, एजर्सन रीजन ध्यान से। willful disobedience or non-compliance of the court orders and use of the derogatory language about the judicial amount to contempt of। बिल्कुल कुछ भी तुम बोले जा रहे हो, और willful तुम जानबूझ करके डिसोबे कर रहे हो, या तुम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हो और कुछ अलग गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सूट बैठता है भाई, ऐसे तुम कर रहे हो तो, क्योंकि तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कोर्ट का भी कर रहे हो और कोर्ट की मर्यादा भी तुम ये कर रहे हो, तो ये बात तो सही है। दूसरा रीजन, जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विद द प्यूनिटिव पावर्स एंड द कंटेम्प्ट। बिल्कुल, जब तक पनिश ही नहीं करेंगे तो काहे का जुडिशियल एक्टिविज्म भाई। ठीक है, तो प्यूनिटिव पावर तो होना चाहिए। ठीक है, अगर तुमने मिसबिहेवियर किया है, तुम्हारे पे कंटेम्प्ट ऑफ बिहेवियर लगा है, तो वो तो लगेगा भाई प्यूनिटिव पावर। ठीक है, लेकिन क्या ये चीज़ इसको डिफाइन कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन पूरी तरीके से वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा हो ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या है, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नहीं, वो दोनों ही सही है, आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो मारना भाई बी। ठीक है, 29 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, कौन नहीं होता है भाई डिस्ट्रिक्ट जज? देख लो, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, ट्राइब्यूनल जज, चीफ जस्टिस ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, तो ये है ट्राइब्यूनल जजेस, क्योंकि अलग से इनको बनाया गया ना। तो जज ऑफ जो जैसे कि सिटी सिविल कोर्ट हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट। ठीक है, ये सारे जो हैं, या सेशन जज हो गया, एडिशनल सेशन जज हो गया, असिस्टेंट सेशन जज हो गया, ये सारे तो सारे इंक्लूड हैं डिस्ट्रिक्ट जज में, लेकिन जो है ट्राइब्यूनल जज ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अपना आंसर सी। 30 का ए, when the chief justice of high court act in an administrative capacity he is the 2 हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो कुछ करता है, ठीक है, एक्ट, तो वो करता है या क्या, फिर जब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट तो रीट इशू किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। द रीट जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर कोर्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, रीट जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर कोर्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, बिल्कुल ये रीट जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो उसके जुरिडिक्शन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है। स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिस्क्रिशनरी पावर द गवर्नर ऑफ द, क्या बात कर रहा है यार। स्पेशल पावर प्रोवाइडेड विद द चीफ मिनिस्टर को यहाँ कहाँ घुसा रहे हो, ओनली ये सही है। ठीक है, क्योंकि रीट इशू हो सकता है, हैबियस कॉर्पस हो सकता है, मैंडेमस हो सकता है, सरसरी हो सकता है, क्यू वारंट हो सकता है कि नहीं।
31 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट। एडवाइजरी जुडिक्शंस अभी भी हम लोग बात करके आए, प्रेसिडेंट जब पूछे तभी, और वो आर्टिकल 143 में उसके बारे में बात कर दिया है कि भाई या तो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, या तो मैटर कुछ पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कुछ एग्रीमेंट रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उससे लेकर के बात कर सकते हैं, उस पर एडवाइस दे सकते हैं, और वो एडवाइजरी होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर टू द बाय द प्रेसिडेंट। बाइंडिंग बाइंडिंग है क्या? बाइंडिंग तो अभी हम लोग बात नहीं देखे कहीं भी, नॉन बाइंडिंग था, ये वन गलत हो गया, ये हटा दो। दूसरा देखो, द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर द पावर ऑफ द एडवाइजरी जुडिक्शन। बिल्कुल, फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर कुछ भी सुन सकता है, ठीक है, अंडर द पावर ऑफ द एडवाइजरी जुडिक्शन, सुनना ही बात है ना, ठीक है, एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर हम सुन रहे हैं। दूसरा सही है, दूसरा दोनों में सही है, अब किसी को टिक मारे। अब एक ऑप्शन तो और ये करना पड़ेगा, द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस अंडर द एडवाइजरी जुडिक्शंस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। बिल्कुल एडवाइजरी होता है तो बाइंडिंग नहीं होता है वो। तीसरा सही है, तीसरा यहीं सही नज़र आ रहा है, बाकी दूसरा सही था, मार दो। चौथा, नॉट मोर देन द वन रेफरेंस एट अ टाइम कैन बी मेड एट द सुप्रीम कोर्ट अंडर द पावर। भाई एक से ज़्यादा कर सकते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, नॉट मोर देन वन, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, सी इज़ द राइट आंसर। यूपीएससी सीएससी प्री का जो क्वेश्चन था 194 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो है हम लोगों का क्वेश्चन 32 से जो स्टार्ट हो रहा है वो अदर पीसीएस का एग्जामिनेशन का है। ठीक है, ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वेल। हाई कोर्ट क्या झक मार रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, और यहाँ एक्सक्लूसिव बोल करके थोड़ा सा बात बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया। ठीक है कि नहीं, तो एक्सक्लूसिवली नहीं, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब एजर्सन रॉन्ग है, तो बोथ वाला तो ऐसे हटा दो, ए फॉल्स यही है, इसमें यही बात है यार, एक दो पकड़ लो तो दूसरा आंसर तुमको ऐसे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, रीजन, सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी पीछे पीवाईक्यू में देख करके आए, बिल्कुल वो सही है, तो ए डी जो है सही आंसर। 33, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग द होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। होमोसेक्सुअलिटी रिलेटेड टू द क्रिमिनल नहीं, इंडियन पिनल कोड आईपीसी सेक्शन 377 के अंदर बात किया गया। ठीक है, कहता है ये जो एक्ट है इंडियन पिनल कोड आईपीसी जो हम 377 वो जो है क्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअलिटीज़ को। खैर अब तो बीएनएस और ये सब आ गया, ये पुराने जो थे। ठीक है, तो इसमें बात क्या आ गया, ये सब में नहीं। ओके, आगे बढ़े। इन इंडिया द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इंजॉयड बाय, जुडिशियल रिव्यू कौन कौन एंजॉय करता है, सुप्रीम कोर्ट अलोन अकेले नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, बिल्कुल ऑल कोर्ट नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, क्या जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन है कहीं, नहीं, बट आर्टिकल 13 में ये बात कही गई है कि आप चेक कर सकते हो। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रीट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट है ना भाई 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन 226 के तहत तो हाई कोर्ट भी है, एक्सक्लूसिव तो नहीं है, पहला गलत है, पूछा क्या था, नॉट ट्रू, यही सही है, आगे मत पढ़ो। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट इन इंडिया। क्या सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, द सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एप्लीट जुरिडिक्शन, ये सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ये बात भी सही है। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, भाई ये दोनों क्या बात हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं, यहाँ बोल रहा है प्रेसिडेंट, यहाँ बोल रहा है गवर्नर, ये तो बात गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है तो मतलब यही सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, गवर्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट कर, मतलब जो गवर्नर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, और उस वक्त अपॉइंट करने के दरमियान वो कंसल्ट करता है हाई कोर्ट से। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही है यहाँ। 37, क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, कौन से आर्टिकल के तहत फिल होता है, ये बता दो भाई।
ठीक है, तो इसमें जो है कह सकते हैं 138, 140, 142, 146, तो इस चीज़ का जो मेंशन है ना 142 में कहते हैं यूनिक पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, जहाँ कोई लॉ नहीं, जहाँ कोई रिमेडी नहीं मिल रहा है या लॉ कुछ अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ वो अच्छे से करेगा, बताएगा। ठीक है, तो ये चीज़ 142 में बात किया है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, जब द सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिसर राइटिंग अ लेटर टू, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है रिज़ाइन कर रहा है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन लिखेगा? तो जाहिर सी बात है भाई, जो उसको ये किया है, जो उसको अपॉइंट किया उसको लिखो ना भाई, प्रेसिडेंट को। और ये बात मालूम है, लिखा हुआ है आर्टिकल 124 के 2 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सही है ये बताओ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ओनली ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, नहीं, सिर्फ ओनली है, नहीं, एपिलिएट भी है। ठीक है, और भी है, इट हैज़ द ओनली, स्पेशल वाला भी है उसके पास, इट वॉज द ओनली ओरिजिनल एंड एपिलिएट जुरिडिक्शंस, नहीं, ओरिजिनल भी है एपिलिएट भी है, ओनली क्यों लगा रहे हो। इट हैज़ ओनली एडवाइजरी, नहीं, एडवाइजरी भी है, ओरिजिनल भी है, एपिलिएट भी है। ठीक है, इट हैज़ द ओरिजिनल, एपिलिएट एज वेल एज द एडवाइजरी जुरिडिक्शन, तीनों है, बिल्कुल डी मारो। ठीक है, ओरिजिनल अंडर आर्टिकल 131, एपिलिएट जो है 132 से 134, और जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है वो 143 में। ठीक है, हाँ, एडवाइजरी बाइंडिंग नहीं होगा, एडवाइजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अंडर विच लॉ इज इट प्रिस्क्राइब दैट ऑल द प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, सारे प्रोसीडिंग जो कुछ भी हो रहे हैं कोर्ट में उस सब कुछ इंग्लिश में होगा। तो ये बात आर्टिकल 348 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। मोर स्पेसिफिक 348 के सब क्लॉज ए में ये बात लिखा गया है कि जितने भी प्रोसीडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, जब तक पार्लियामेंट कुछ लॉ ना बना ले तब तक, कि हाँ अब इस कोर्ट में ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस लैंग्वेज में होना चाहिए, तब तक ये इसी लैंग्वेज में हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये बात आर्टिकल 348 में बात करा गया। द पेंशन ऑफ द रिटायर्ड जज, पेंशन बात कर रहा है, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द, अभी पीछे PYQ में बात किया था ना, पीछे ही इसी वीडियो में, कि रिटायर जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के, तो उनका जो है वो सेंट्रल लॉ मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाएगा, लेकिन जब अगर सर्विंग में है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से बात किया जाएगा। ठीक है, द पेंशन ऑफ द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और पेंशन कहाँ से होगा, तो स्टेट से नहीं, पेंशन कहाँ से होगा, सेंटर से, और जब ये कर रहा हो सर्विंग हो तो स्टेट से। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन द मैनर, मतलब क्या कह रहा है भाई कि इनमें से कौन से केस में ये बात कहा गया कि भाई ज़िंदगी जैसे जीना है जियो, फंडामेंटल राइट जो है ज़िंदगी जीने को आसान बनाते हैं किसी इंसान को, तो ये चीज़ किस में बात किया गया, तो ये बोला गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। ठीक है, इंदिरा गांधी वाला तो इलेक्शन, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का तो इलेक्शन वाला इशू था कि भाई इलेक्शन को चैलेंज कर दिए थे राजनारायण जो कि उसके ओपोनेंट थे, कि भाई इंदिरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज़ का इस्तेमाल की है अपने इलेक्शन में, मतलब कि गवर्नमेंट चीज़ों का अपने प्राइवेट स्फेयर में इस्तेमाल की है, जो कि सही नहीं है उसके बेसिस पे। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का बात है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि फंडामेंटल राइट है, यही वाला बात। ठीक है, कहाँ गया, ये वाला बात कहती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि फंडामेंटल राइट का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके फ्रीडम के लिए, उसके ऑटोनॉमी के लिए, और वो किस तरीके की ज़िंदगी सबसे बेटर किस तरीके की ज़िंदगी को जीना चाह रहा है। ठीक है, उस पर। ठीक है, बैंक नेशनलाइजेशन तो RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में बात करता है, इसमें बोलता है अपील करता है सुप्रीम कोर्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को बाय द गवर्नमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। क्यों, क्योंकि भाई ये है
कि ये एम्फेसाइज कर रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, ठीक है, और ये पावर है पार्लियामेंट्री पावर के अंदर आता है, और ये भी कह रहा है कि ये वायलेट नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, इसलिए खैर ज़्यादा डिटेल नहीं। 43 का ए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर। बिल्कुल अपने जजमेंट और अपने ऑर्डर को कर सकता है। तो ये आर्टिकल 137 में बात किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिट करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने ही जजमेंट अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सके, इसलिए कर सके ताकि शायद हो सके कि किसी भी तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हों, कोई एरर ऑफ जजमेंट हो गया हो, तो उसको अपना रिव्यू करके ठीक कर सकता है। तो ये आर्टिकल 137 में बात किया गया है। तो 130 में क्या बोला है, तो 130 में क्या बोला है, तो 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बात किया गया कि क्या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। और 139 में जो है वो पार्लियामेंट जो है पावर दे सकता है कि भाई तुम फंडामेंटल राइट के बियॉन्ड भी रीट इशू कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें। और 138 में एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शंस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है, ठीक है। 44, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इम्प्लाइज दैट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कहने का मतलब क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का मतलब है कि इट हैज़ अ कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स डिसीजन। हाँ, वो तो रखेगा ही रखेगा। ऑल इट्स डिसीजन हैव द एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। अच्छा, ये होल्ड डाउन पर करो, आगे देखो। इट हैज़ द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका मतलब ये होता है क्या, कंटेम्प्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड है तो मतलब कुछ रिकॉर्ड तो करो, यहाँ तो पनिश करने की बात करो। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन, कर सकते हैं, ठीक है। रीट इशू करो तो भाई अगर है या कुछ है तो ये तो बकवास कर रहा है कि नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट डिसीजन, कर सकते हैं ना, ये सबसे बेटर है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का डेफिनेशन पूरा तात्पर्य यही समझा रहा है कि जितने भी डिसीजन लिए हो वो सारे के सारे एविडेंट्री होंगे। एविडेंट्री कहने का मतलब आगे चल करके हम किसी केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में ये भी देख सकते हैं कि मैंने लास्ट के प्रीवियस केसेस में क्या जजमेंट दिया था, ठीक है। और इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर है ही नहीं, तुम किसके पास जाओगे फिर अपील करने के लिए। तो ये बात सही है, बी इज़ द राइट आंसर। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इन इंडिया इज आर नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इनमें दोनों को ही जाने जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों को ही। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 129, और हाई कोर्ट की बात करें तो 215, ठीक है, जिसमें जजमेंट को रिकॉर्ड रखना है, प्रोसीडिंग को रखना है, और कुछ परपेचुअल मेमोरी को भी रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। तो ये दोनों में ही बात करता है। 46, सुप्रीम कोर्ट होल्ड इट्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट इट कैन मीट एल्सवेयर, ठीक है। अपना मीटिंग दिल्ली में रखता है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वहीं पर ही अपना उसका सारा काम वाम होता है। लेकिन क्या ये चाहे तो अपने मन मर्जी से कहीं भी रख सकता है, क्या मिल सकता है कहीं भी, तो हाँ बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर अप्रूव करते हैं तो उसको जहाँ मन है जहाँ जा कर के सेट करना है वहाँ जा कर के मिल सकता है। तो विद इन द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट वो जब चाहे जहाँ मिल सके। इफ द मोस्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, नहीं। विद अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ये से परमिशन से। 47, सैलरी एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई। जो हम लोगों का पहला PYQ है, वहीं हम कुछ शेड्यूल के बारे में बात किए थे। उसी शेड्यूल में ये भी बात था कि सैलरी एंड अलाउंसेस किस में डिटरमाइन होते हैं। हमने एक ट्रिक भी बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, जाकर के पहला वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पार्लियामेंट चाहे वही उसका सैलरी, जजेस के सैलरी डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं। यार मेरा आँख में कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 48, द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल द डेट। लार्जेस्ट बेंच कहने का मतलब क्या है कि भाई कितने जजेस उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे उस जज को बोला जाता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बेंच, ठीक है। तो कह रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट तो सबको जानता है केशवानंद भारती केसेस, ठीक है, केशवानंद भारती केसेस जो कि
बहुत बड़ा हिस्टोरिक जजमेंट है भाई। उसमें करीबन शायद 13 जजेस थे, और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट बोल रहा है तो इस 11 जजेस किस में थे? 11 जजेस जो था वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में था 1967 में, ठीक है, जो लैंड टेन्योर एक्ट को चैलेंज किया गया था, चैलेंज है कि नहीं। और फिर उसी से आगे चल करके उसमें बोला कि लैंड टेन्योर एक्ट को इसलिए चैलेंज किया गया भाई कि ये जो एक्ट तुम लोग लाए हो वो वहाँ के जो लॉ, वहाँ के जो फार्मर थे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा ये जो आर्टिकल 19F है, फंडामेंटल राइट उस वक्त रहा करता था लैंड एंड प्रॉपर्टी, तो वो मेरा वायलेट हो रहा है। 19G भी वायलेट हो रहा है, शायद वो जो प्रोफेशन एंड ट्रेड रिलेटेड एक्ट जो था वो उससे है, और आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो भी वायलेट हो रहा है। तो इसके बेसिस पे उसमें ये किया गया था। तो इसमें जो है 6 और 5 का रेशियो बना था। 6 लोगों ने मेजोरिटी है कि पार्लियामेंट जो है कुड नॉट एब्रीज द फंडामेंटल राइट, एनी फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उसको नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये 11 बेंच जज 49 consider the following statement and choose the correct answer from the code given below. Okay, public interest litigations permit the public minded citizen to reach the court of law. ठीक है, कोई भी जा सकता है पब्लिक माइंडेड। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था ना, हम लोग देखे थे, है कि नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा UPPCS 2004 में। रीज़न क्या है? पब्लिक माइंडेड पीपल मे सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज अनेबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीजन। बिल्कुल यही रीज़न है, पहले को भी एक्सप्लेन कर रहा है, सही है। तो ऑप्शन ए मारो ना यार, ठीक है, कि भाई जो जिसका राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, तो वो पर्सनली नहीं पहुंच सकता है किसी कारणवश। ज़रूरी नहीं है कि वो वही पहुंचे, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम है, शायद नहीं पहुंच पा रहा, तो उसके बदले में कोई उसका रिलेटिव होगा, कोई उसका जान पहचान का होगा, भाई जा सकता है ना, ठीक है, जा सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन, ये ओथ है, ठीक है। I will be true faith and the allegiance to the Constitution of India and dash uphold the sovereignty and the integrity of India, perform the duties of my office, uphold the Constitution of the law, uphold the Constitution of the law। तो ये Constitution का जो ओथ है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, ठीक है, कि टू बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डली फेथफुली एंड द बेस्ट ऑफ दिस एबिलिटी knowledge and the judgment perform the duty of the officer without fear or favor, affection or ill and the will, and to uphold the constitution and the law। ठीक है, तो ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओथ है ये, ठीक है। 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो क्या, वो इसी वीडियो में से देख ही लो तुम लोग, क्या करना है अभी हम लोग, छोड़ो उसका अलग बना देखते हैं वीडियो, ठीक है। अब जो है 50 क्वेश्चन का आएगा, इसके लिए डिटेल वीडियो जो है एक प्लान हम लोगों का 3 से 4 महीने का भी प्लान है, वो देखो उस वीडियो में जा कर के देखो कैसे है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।